जी नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दहिया फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। बहुत ही छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बातें जो हमारे टीनेज बच्चों के लिए तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि इन क्वेरीज इन प्रॉब्लम्स के अलावा उनकी लाइफ में कुछ और होता ही नहीं है। अभी टाइम हुआ है, इट्स 10:02 और आज है 12 नवंबर, ट्यूसडे का दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में। एंड जो आज का टॉपिक है, लिटरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम करेंगे परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा मतलब एग्जामिनेशन। एंड जब भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक स्ट्रेस की, जो बच्चों में क्रिएट होता है एग्जामिनेशन शब्द को सुनकर ही। अभी जैसा आप लोगों को पता है कि नवंबर आ चुका है और बहुत ही कम समय बचा है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर 6 से लेकर 8 क्लासेस की, 9 क्लासेस की हम बात करें या क्लास 11 की हम बात करें, तो वहाँ पर भी अपने आप का एक एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है। पर ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है। एक 6th क्लास के बच्चे के लिए भी एग्ज़ाम उतना ही बड़ा होता है जैसे 10th वाले के लिए होता है या 12th वाले के लिए होता है। तो आज मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ इसके ऊपर कि हम किस तरीके से इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और हम अपने एग्जामिनेशन को लेके किस तरीके की क्या स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं और किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं एक बार के लिए और जस्ट कीप नोट पैड और डायरी विद यू। यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। आप अपना ग्लास वाटर ग्लास जो है वो लेकर बैठ सकते हैं और अपनी कप चाय कॉफ़ी समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट हैव योर सिप्स एंड देन राइट इट डाउन। थोड़ी सी मेरी बातें सुन सकते हैं आप, बिना लिखे भी काम चल जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम थिंग। जी, एग्ज़ामिनेशन अगर हम बात करें 10th क्लास बोर्ड्स की, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब 10th में मैंने एडमिशन लिया तो आई वाज लाइक कि मैं बोर्ड क्लास में हूँ, क्या ये बोर्ड क्लास कभी क्लियर हो जाएगी? मतलब सपोज़ ये कोई बहुत बड़ा सा ब्रिज है, कोई बहुत बड़ी सी वॉल है, और क्या मैं इस वॉल के इस तरफ जा पाऊँगी कभी? एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है, क्या मैं उस जो लोगों की भीड़ है जो उस बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक कर गई है, वहाँ उस भीड़ में जाकर शामिल हो पाऊँगी, या कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा? फिर मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को मैं क्रैक कर पाई तो फिर 12th का तो आराम से हो जाएगा। दिस इज़ लाइक दैट। लेकिन ऐसा है नहीं। हर एग्ज़ाम का अपना इम्पोर्टेंस है और हर एग्ज़ाम की अपनी चैलेंजेस भी हैं। एक टीनेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो लिटरली एग्ज़ाम्स बहुत स्ट्रेस देते हैं, और ये स्ट्रेस तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब पेरेंट्स भी एग्ज़ामिनेशन के कारण स्ट्रेस में होते हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर घर के अंदर, अब अगर एग्ज़ाम्स हैं तो अगर 2-3 बच्चे घर में हैं, अगर 2 फैमिली साथ में जॉइंट रहती हैं तो सपोज़ 4-5 बच्चे अगर उस घर में हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स कम और पेरेंट्स के एग्ज़ाम ज़्यादा लग रहे होते हैं। दे आर ऑल डू कि मेरे घर में मत आना, गेस्ट को मना करते हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ऑल दैट। तो ये बड़ा एक माहौल बना हुआ होता है घरों के अंदर, और जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन में बच्चा और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस होता क्यों है? अगर हम उन कारणों पे बात करें तो स्ट्रेस होता है जब पेरेंट्स या टीचर दोनों बच्चे पर बार बार इस बात का प्रेशर डालते हैं कि एग्ज़ाम्स है पढ़ो, एग्ज़ाम्स है पढ़ो। तो पहली बात, हमें हमेशा ही स्टडीज़ की एक हैबिट डालनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि जब एग्ज़ाम्स आएँ तभी हम पढ़ाई करें। अब क्योंकि वो तो अप्रैल में हो चुका, वहाँ पर आपका सेशन शुरू हुआ, आपने तब से लेकर अगर अब तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस आप पर होगा नहीं। अब दूसरा केस, मान लीजिए आपने नहीं की है तो उसकी स्ट्रैटेजीज कुछ और रहेंगी। अभी नवंबर है, समय है, जस्ट हैव अ ब्रेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? ग्रेट। एंड देन मोर ओवर आई एम विद यू, सब कुछ ठीक है।
जी, तो स्ट्रेस एक पेरेंट्स क्रिएट कर देते हैं समटाइम्स, दूसरा टीचर्स भी क्रिएट करते हैं। एग्जामिनेशन को हमने बहुत बड़ा बना दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NCP, शायद मैंने सही बोला, न्यू एजुकेशन NEP, आई एम सो सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमें बताती है अकॉर्डिंगली उस पर काम हो रहा है। एग्जामिनेशन के पैटर्न्स पे काम होगा, वो काफ़ी चेंज होंगे, बच्चों की एज के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग किस्म के एग्ज़ाम्स क्रिएट किए जाएंगे। बट वो चीज़ें हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक हमें, मतलब टीचर्स एंड पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहना है। तो जब भी आप उनके आसपास हो, बार बार एग्ज़ाम्स बोलकर उनको स्ट्रेस में ना डालें। अगले पॉइंट पर आएँ तो ये कि हमें बच्चों को हैबिट डालनी चाहिए हमेशा से ही पढ़ाई की। ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ही पढ़ाई करें। अब मान लीजिए सब कुछ हो चुका है, साल का जितना समय जाना था वो जा चुका है, एग्ज़ाम वाला टाइम पास में आने वाला है, नवंबर आ चुका है और इट इज़ लाइक जस्ट फ्यू मंथ्स एंड देन एग्ज़ाम्स आर ऑन द हैड। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं? सिंपल कि एक, जो मैं अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ कि वो आपको अपनी मेंटल हेल्थ और आपको अपने फिज़िकल हेल्थ पर तो काम करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी भी मतलब आपका एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चल रहा है, आपकी स्टडीज़ हैं, कुछ भी, आधा घंटा ज़रूर निकालें किसी भी ऐसे काम के लिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको करने में बच्चे को ये फील हो कि यस दैट, कि हाँ मुझे मज़ा आया। दैट कैन बी प्लेइंग एनीथिंग, एनी गेम, डांसिंग, और कोई म्यूज़िक सुनना, किसी से बातें करना, मम्मी पापा के पास बैठना या दादा दादी की गोदी में बैठकर उनसे कुछ भी स्टोरी सुना। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि गोदी में तो नहीं बैठ पाएंगे, पर दैट्स ओके, सिट जस्ट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हैव सम चिट चैट विद दैम, राइट। ये भी स्ट्रेस को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अब आ जाते हैं उस असली वाले पॉइंट पे। कौन से वाले? लिखने वाले पॉइंट पे। बेटे, आपके पास चाहे आपकी क्लास 6th है, चाहे आपकी क्लास 10th है और 12th है, आपके पास एक सिलेबस होता है। आपके पास जितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे फरवरी मिड में हमारे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे अगर हम बोर्ड क्लासेस की बात करें तो, और लगभग हमारे मार्च फर्स्ट वीक में छोटी क्लासेस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो चुके होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपने सिलेबस को डिवाइड करें कि आप किस किस चैप्टर को कब कब कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने टीचर से ये बात कर सकते हैं कि किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया जाता है। मान लीजिए आपके 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक, अगर आप 10th में हैं तो आपका एक एवरेज स्कोर रहा होगा, दैट कैन बी 70%, 80%, 60%, 90%, 50%, वॉट एवर इट इज़। अपने उन ग्रेड्स को देखें, 60 से लेकर 80, 90, जो भी आपकी परसेंटेज रही है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सी कि आपका परसेंटेज कितना आता है, राइट। एक बार तो आप अपना एवरेज वो निकालेंगे, वो साइड में कर देंगे। आपने सिलेबस को देखा कि कितना सिलेबस आपके पास है, और आपने ये देखा कि मेरे पास इतना इतना समय बच गया है। आप प्रॉपर सिलेबस में से वो वाले चैप्टर्स जो ज़्यादा वेटेज के हैं, अकॉर्डिंगली उनको करना शुरू करेंगे। और रिवर्स में, सपोज कि एक चैप्टर है जो 9 मार्क्स का उसका वेटेज है, तो उसको आप जल्दी करेंगे। एक चैप्टर ऐसा है जो 3 मार्क्स का उसका वेटेज है, तो उसको आप बिल्कुल बाद के लिए रखेंगे। एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप करेंगे ही नहीं। अब नाउ यू नीड टू सी कि जो 70% वाले बच्चे हैं, वो जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, सिर्फ उनको करके भी उस तरीके के मार्क्स ले सकते हैं। 90% या जिनको लगता है कि मेरा 100 में से लाइक 100 ही मार्क्स आते हैं, वो बच्चे ऑब्वियसली बात है कि अभी तक सिलेबस को कर चुके होंगे एंड दे आर ऑन द रिविजन मोड। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें कि किस तरीके से आप उन पे काम कर सकते हैं, राइट। एक, आपने सिलेबस को चेक करना है, आपने डेज या मंथ्स चेक करने हैं कि कितना टाइम रहा है। फिर आपको चेक करना है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, और वेटेज के अकॉर्डिंग उसको लाइक रिवर्स में देन यू नीड टू जस्ट लर्न देम, राइट।
असेंडिंग ऑन डिसेंडिंग, यू आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको रीड आउट करना शुरू करेंगे, उनको तैयार करना शुरू करेंगे। और जहाँ पर आपको लगता है कि नॉर्मल मेरी अगर एवरेज मेरी जो एक स्कोर मेरा 70% है, तो आप 90% सिलेबस करेंगे। उसमें से आपका जो 70, 75, 85 तक का जो परसेंटेज है वो आ सकता है। अगर आप उसे ज़्यादा का मतलब पूरा सिलेबस को कवर करते हैं तो उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि एक बच्चे को 60% वाला है तो उसको 60% पे ही रहना चाहिए, बट मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप कम समय में किस तरीके से अपनी तैयारी को करें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलें। बेटे, जो बच्चे बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को प्रॉपरली रखा है, उनको इस वीडियो तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? दे आर ऑन देयर पाथ। प्रॉब्लम अधिकतर वहीं पर आती हैं जो बच्चे एवरेज होते हैं या फिर नॉर्मल 80-85 तक परसेंट तक हैं या 75% में हैं। वहाँ पर समटाइम्स वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरा इतना प्रॉब्लम रह गया, इतना, तो उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अगर आप उस श्रेणी में हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। उसमें अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं। और थोड़ा सा, क्योंकि मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहती, बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती हैं, फिर देन यू विल स्टार्ट सेइंग दिस थिंग कि मैम वीडियो इतना लंबा हो जाता है या समथिंग लाइक दैट। तो उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे। कुछ पॉइंट आउट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रह गया है इसके अंदर। जी हाँ, एक अपना डाइट का ध्यान ज़रूर रखेंगे। जो भी आपका एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड चल रहा है उसमें आप अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर रखें। न्यूट्रिशन जो है उसका पूरा ध्यान रखें। घर में मम्मियाँ हैं या जो भी फादर साहब हैं तो बोथ दे कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि बच्चा खाना प्रॉपर खा रहा है या नहीं खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के चक्कर में बच्चे ने अपना फूड हैबिट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है और बिल्कुल खाना ही नहीं खा रहा या पानी ही नहीं पी रहा। ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन है, बच्चा कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। स्लीपिंग पैटर्न यू नीड टू कीप लाइक ऑन ट्रैक कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, समय पर उठें। और एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल जो एग्ज़ाम वाला डे है उस दिन यू नीड टू बी वेरी काम। अदरवाइज जितना भी आपने मेहनत किया, जितना भी स्ट्रैटेजी बनाया, जितना भी आपने प्रिपरेशन किया, एवरीथिंग विल गो एंड वेन। कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, वो सब कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, राइट? जी, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेल करें। कहाँ पर मेल करें? teentalkbymd@gmail.com. I'll try to give you answers personally. Okay, thank you. Have a good night. This is the time of night and मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे, that I love you all literally. Thank you. Have a good day.